ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। काफी सारे लोग आई थिंक ये वाला सेशन आपने देखा है, नहीं देखा है, आई एम नॉट श्योर। अगर आप लोगों ने ये बुक रीडिंग वाला सेशन अटेंड किया था, क्या आप लोग सिर्फ हैंड रेज कर सकते हैं? सो आई नो हाउ मेनी पीपल आर अवेयर कि ये आपको पता है। ठीक है, तो फिर आई थिंक मैं क्विकली है ना सबके लिए भी एक क्विक रिवीजन करूंगी, एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी। और क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू टेक नोट्स फ्रॉम बुक्स एंड वीडियो लेक्चर्स, सिर्फ उससे रिलेटेड ही चीजें कवर करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे चले जाएंगे। ओके। तो देखो ये वाले सेशन में ना मैंने तो सबसे पहले ये कवर किया था कि व्हाई वी नीड टू रीड, कि हम लोग तो हैं ही पीपल ऑफ द बुक, राइट? कि अल्लाह ने हमको किताब दी थी एंड इस्लाम स्टार्टेड विद इक़रा, पढ़ो। एंड फिर उसके साइंटिफिक बेनिफिट्स क्या हैं, स्पेशली पेरेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर आप एक रीडर बन गए, इफ यू रीड एंड इफ यू आर लर्निंग, इससे आपके बच्चों पे, आपकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड हाउ इट कैन बूस्ट योर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट? तो ये कुछ बेनिफिट्स है। और उसके बाद फिर मैंने बताया था कि दो तरीके की रीडिंग होती है। अगर एक और चीज, अगर कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप प्लीज हैंड रेस करें। तो मैंने बताया था कि दो तरीके की रीडिंग होती है। एक हम सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, विच पेज किसी का स्टेटस पढ़ लिया, तो वो अलग होता है जिसमें आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल करनी रहती है, उससे आप ज्यादा कुछ करते नहीं हो। और एक होता है जो मेन हमारा मकसद होता है नॉलेज हासिल करने के लिए, जहाँ पे हम समझ रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उस नॉलेज से, उस इल्म से हम अमल करेंगे और हमारी लाइफ चेंज होगी, राइट? सो दीज आर द टू काइंड ऑफ रीडिंग दैट वी एंगेज इन, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम पढ़ते क्यों हैं, ताकि हम कुछ सीख सकें। और सीखने का जो फॉर्मूला है ना, वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस इन द राइट ऑर्डर एंड सीकिंग आंसर्स फ्रॉम दैट, राइट? कि हमको उससे कुछ जवाब मिले। तो ये जो है, ये कुछ चार सवाल हैं जो हम जब भी किताब पढ़ेंगे या कुछ भी सुनेंगे, तो ये हमको इसके बारे में, ये चार सवाल हमारे दिमाग में रहना चाहिए, तभी हम लोगों को उससे कुछ फायदा पहुंचेगा। सबसे पहला कि वट एवर यू आर लिसनिंग और रीडिंग, व्हाट इज इट अबाउट, किस बारे में बात चल रही है, राइट? और ये जो भी चल रहा है, क्या वो डिटेल में है, एंड कितना और कैसा, फिर क्या ये सच है, या कितना कितना सच है, कितना गलत है, वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? यू शुड हैव अ बेस लाइन फॉर दैट। एंड अगर ये मेरे को पता चल रहा है तो इसका मैं करूँ क्या? ठीक है, अगर इतना मेरे को मिल गया अभी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू विद दिस नॉलेज? तो जब आप ये सवाल अपने दिमाग में पूछते रहेंगे ना, तीन कर देते उसको, व्हाट इज इट अबाउट, एंड डिटेल में क्या बता रहे हैं, क्यों और कैसे, एंड उसका मुझे करना क्या है, राइट? वो ट्रूथ एंड वो तो हम फिगर आउट कर ले। तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो फिर हमेशा याद रखना कि आप सही सवाल कर रहे हैं क्या, नहीं। अभी फिर मैंने आपको ये बताया था कि अक्सर क्या होता है जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये देखो, दिस इज बेस्ड ऑन रिसर्च, के जब हम किसी लेक्चर को सुनते हैं तो हम सिर्फ 5% याद रख पाते हैं, जब पढ़ते हैं तो 10%, जब ऑडियो विजुअल होता है, जैसे हम पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो उससे 20%, और जब कुछ देखते हैं किसी को करता हुआ तो 30%, और जब किसी के साथ ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व रहते हैं तो 50%, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो 75% हम सीखते हैं, और 90% जब हम किसी और को सिखाते हैं। सो वन ऑफ द इजिएस्ट एंड द बेस्ट वे टू मेक श्योर कि आप जो भी सीख रहे हो वो आपके दिमाग में रहे, फौरन किसी को समझा दो या किसी को सिखा दो। बिकॉज दूसरों को सिखाने से क्या होता है, वो चीज आपके दिमाग में और अच्छे से टिकती है, और उसको आप और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो ना, तो आप उसको ब्रेक डाउन करते हो दिमाग में, तो चांसेस आर इट विल रिमेन इन योर माइंड मच बेटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। फिर देखो, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, तो हम इसके लिए पढ़ते हैं कि हमारे से किसी ज्यादा नॉलेज रखने वाले ने हमको कुछ बता रहा है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसके और अपने बीच का जो गैप है ना, वो हम खत्म करते रहे, कम करते रहे। तो दैट इज हाउ यू बिकम स्मार्ट, राइट? that you reduce the gap between yourself and the smart person। तो ये बस छोटी सी कुछ चीजें थी। अभी हम डायरेक्ट मेथड पे आ जाते हैं। तो मेथड में हाउ डू यू स्टार्ट रीडिंग और हाउ डू यू डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग, कि दिन में आप 10-15 मिनट या आधा घंटा शेड्यूल करें, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाएं, या तो बाहर या घर पर, कहीं पर भी जहाँ पे आप सुकून से बैठ कर पढ़ सकें, उसकी कुछ तैयारी कर ले, पेन पेपर ले लें, या आवाज जहाँ पे होता है, या फिर ईयरफोन्स लगा लें।
अपना पर्पस क्लियर करेंगे, क्यों पढ़ रहे हो आप। अभी कोई भी किताब आप जब लेते हो ना, तो उसको पहले तो हम सर्वे करते हैं, आगे पीछे देखते हैं इंडेक्स में क्या है, लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, इसकी अगर समरी है पीछे तो वो पढ़ लिया करो, तो थोड़ा सा आइडिया रहता है कि हम किसमें उतर रहे हैं, राइट। और अभी ये जो है पढ़ते टाइम आपको नोट्स लेने हैं, तो नोट्स लेने का जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ना, वो ये है कि आप किताब से बात करो, यू स्टार्ट टॉकिंग बैक टू द बुक। क्योंकि बेसिकली देखो, जो किताबें होती है ना, that is a lot of dead people talking to you, right? Like most of the people are dead. अगर हम कुरान की बात कर रहे हैं तो फिर वो directly you are in conversation with Allah. And if you're talking about hadith, you are in conversation and in the presence of Prophet sallallahu alaihi wasallam, right? तो ये दो किताबों को छोड़कर बाकी जितनी भी किताबें हैं दुनिया में, there is nothing above that. But for the sake of seeking knowledge, you have to be aware, you have to know कि you are always in conversation with someone. तो आप ये इस बात को याद रखो ना, जब आपके सामने कोई बैठा रहता है तो आप किस तरह से बिहेव करते हो, आप उनसे बात करते हो, आप आपके सेंसेस इन्वॉल्व रहते हैं ना, आप उनको देखते हो, आप उनको सुनते हो, आप उनको महसूस करते हो, उनके एक्सप्रेशंस के ऊपर गौर करते हो। तो इफ यू जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट बुक्स और लेक्चर्स, और लेक्चर में तो फिर भी सामने आदमी रहता है, राइट, कोई बात करता रहता है, बट किताबों में भी आपको ये याद रखना है कि समवन हैज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट टू प्रिपेयर टू टॉक टू यू, जो आपसे बात कर रहे हैं। और आप जितने ज्यादा अपने सेंसेस इन्वॉल्व करोगे ना, उतना बेहतरीन आपके लिए वो नॉलेज आएगी भी और रहेगी भी आपके पास। तो देखो, इल्म सिर्फ हासिल कर लेना नहीं होता है, इल्म को महफूज रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, दैट इज मोर बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर उसको बांटने का तो अलग ही है, इन्वॉल्व योर सेंसेस, कंफ्यूजन रहता है, जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगे ना, अगर कुछ नहीं समझ में आए उसको हाईलाइट करें, उसको क्लियर करें, या तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन को ढूंढें या किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए वो सही समझ में आ जाए। अगर आपको बहुत टफ लग रहा है तो फिर व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू रीड इट अगेन, यू विल ब्रेक इट डाउन एंड यू विल आस्क फॉर हेल्प। तो ये कुछ चीजें थी। और पढ़ने के बाद जब किताब खत्म हो जाए या जो भी लेक्चर हो जाए, तो फिर आप देखो आपको कितना समझ में आया। आप अपने आप को बताओ कि अच्छा ये पढ़ी थी, ये मिला था आज। हर चैप्टर के एंड में आप कुछ सवाल पूछे, तो इससे क्या होएगा, आपको आपका दिमाग है एक्टिव रिकॉल में प्रोपेल हो जाए, मतलब आप उसको कोशिश करोगे कि जो भी दिमाग में गया है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी, दो मेमोरीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में पता है आपको ओटीपी आता है, आप याद रखते हो, फौरन देखते हैं, बट आपको 10 दिन बाद कोई पूछेगा वो ओटीपी क्या था, तो आपको याद नहीं रहेगा, दैट इज बिकॉज दैट वेंट इनटू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या है, जैसे आपके घर में कितने लोग हैं, उनके नाम क्या है, या फिर आपकी फेवरेट डिश क्या है, उसकी रेसिपी क्या है, ये सारी चीजें ना जो बार बार रिपीट हुई होती है ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में महफूज हो जाती हैं। जैसे सूरह फातिहा हर किसी की लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है, वो नहीं भूलोगे आप। बट अगर कल आप सूरह बकरा या सूरह निसा याद करना शुरू करोगे, तो चांसेस आर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको याद रखना, बिकॉज अभी तक वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठा नहीं है, राइट। तो जब जितना ज्यादा आप वो उसको रिपीट करेंगे, रिकॉल करेंगे, उतना बेहतरीन वो आपके जहन में महफूज हो जाएगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन और मेथड। अभी हम जाएंगे नोट्स के ऊपर। मैं ये पूरा तो इंशाल्लाह नहीं समझाऊंगी। रिसोर्सेज हैं, रिकॉल एंड रिटेन के कुछ तरीके हैं, रुको मैं खाली एक बार देख लूं कि कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो भी कवर कर लूं मैं। अभी हम लोग नोट्स पे जाते हैं। तो जो नोट्स होते हैं वो आप देखो, बेसिकली क्या होती है, हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक शीट लेंगे, ओके। एक ब्लैंक शीट लेकर जो भी किताब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, दिस इज द आइडियल सिचुएशन, अगर आप ये कर सकते हैं तो बेहतरीन है, बट इफ यू कांट डू इट दैट इज ओके। जो सिंपल तरीका है वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है, बट मैं आइडियल भी बता देती हूँ कि अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली ना तो दिस इज द बेस्ट, ठीक है। तो पहले आप ये लिखो कि आपको क्या क्या आता है इसके बारे में। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल आज की हमारी हम जो बुक करेंगे तो ये है, दिस इज अ बुक बाय मार्टिन लिंक्स एंड इट इज द बायोग्राफी सीरा ऑफ अ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे, ये टिप्स अप्लाई करके देखेंगे इसको कैसे करना है। तो जितना हमको आता है हम या तो उसके बारे में लिख सकते हैं, फिर करंट नॉलेज, फिर आप देखो कि आपकी करंट नॉलेज और न्यू इंफॉर्मेशन से आप कितना ज्यादा सीखे हो,
अगर पुरानी नॉलेज में कुछ गलत है तो उसको करेक्ट करो, इसको बार बार रिव्यू और रिकॉल करो, और अपने खुद के ओपिनियंस देखो कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। जितना आप खुद से सवाल जवाब किया करेंगे ना कि अच्छा अब मेरे को क्या समझ में आ चाहिए, अच्छा मेरे को अगर ये किसी को बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी। सिंपल सा है। इमेजिन करो घर में जो सबसे छोटा फर्द है ना आपके, एक 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा है, हुएवर इज द यंगेस्ट इन योर फैमिली, आप जिंदगी का ये मिशन बना लो कि उनको ये बातें समझानी है। बिकॉज जब हम बच्चों को कोई भी चीज समझाने की कोशिश करते हैं ना, हम उनको बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, और जब हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं ना तो वो हम अपने लिए भी बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इस तरीके से वो हमारे जहन में बेहतरीन तरीके से रहती हैं चीजें। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इंटरैक्टिव करते हैं। ठीक है, मेरे को आप लोग पहले बताओ, आप लोग नोट्स कैसे लेते हो, तो शायद मैं उसको अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज करूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू जस्ट डू समथिंग दैट बहुत साइंटिफिक है या बहुत अप्रोप्रिएट है, बट हमको तो समझ में नहीं आता है ये क्या है। ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट टेल मी, डू यू गाइस इवन टेक नोट्स? प्लीज रेज योर हैंड if you guys take notes whenever you read or learn something important or something interesting. तो फिर जैस्मिन, आप मुझे क्विकली बता सकते हैं आप नोट्स कैसे लेते हो, या आपका क्या तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सिस्टर, मायरा सिस्टर, मैं पहले तो नोट्स लेती थी, बहुत ज्यादा पेजेस हो जाते थे, लाइक मुझे मेन पॉइंट्स निकालने में बहुत दिक्कत होती थी। बट हम्म। ये क्लास मैंने पहले भी किया हुआ था आपका, तो मैं अभी ऐसे तरीके से लेती हूँ। Means आप जो सिखाए थे उनमें सलमा, नहीं सॉरी, नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में, ठीक है ना, अनहा के बारे में कि कैसे नोट्स लेना चाहिए, मैं अभी उस तरीके से ही करती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी वे में होता है। सीरियसली आप वो तरीके से अप्लाई कर रहे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज इसके मतलब उससे क्या होता है ना, जो इतने सारे सारे नेम्स होते हैं और बहुत मिक्सअप हो जाता था, तो वो नेम्स याद रखने में, उनके जो मतलब कैसे क्या वो किए हैं, कैसे इस्लाम कबूल किए हैं, वो सब मेन पॉइंट्स याद रखने में बहुत आसानी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैस्मिन, आई एम सो हैप्पी, इंशाल्लाह जैस्मिन इंशाल्लाह। सो नाइस। आपको मैं बता नहीं सकती, ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि वो तरीके से आपको फायदा पहुंच रहा है, मतलब यू आर रियली वर्किंग ऑन इट। सुभान अल्लाह, हाँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर, बहुत इजी वे है, लाइक पहले ना बहुत हैपेजिट हो जाता था, इतने इतने चीजें लिख लेना पड़ता था, याद रखना पड़ता था, बट आप जो ये पेन पेपर मेथड आपने जो सिखाया था, मतलब हम्म। एक बीच में रख के नेम एंड देन उसके सर सारे ब्रांचेस आपने बोले थे ना, तो इट्स वेरी हम्म। यूजफुल अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम डूइंग इन पेन पेन पेपर, तो एक बार क्या होता है ना, रफ हो जाता है, उसके बाद हम्म। उसको फिर मैन्युअली कर लेती हूँ। माइनी असलुका इल्मन नाफिया, बस अल्लाह ये जो नॉलेज मैं सीख के सिखा रही हूँ उसमें सबके लिए भला हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, साइमा आप बताएं, आप नोट्स कैसे ले रहे हो? जी आप भी। जब कोई, पहले तो हाइलाइटर यूज करती हूँ, जैसे हम्म। कोई लाइन बहुत ज्यादा अच्छी है तो उसके लिए हाइलाइटर यूज करती हूँ। बाकी जैसा अभी आपने बताया, वो नेम ब्रांचेस वो बहुत वर्किंग है, तो हम्म। वो कर लेती हूँ। जैसे एक नाम, जैसे अभी मैं सीरा पढ़ रही थी तो उसमें जैसे एक नाम आया ना, तो उसकी सारी ब्रांचेस बना देना, जैसे हाशिम। तो हम्म। उसके बाद फिर उसमें से ब्रांचेस निकलती है, मतलब इधर फिर समझ गया, अच्छा। ठीक है, तो तुम भी ये ब्रांच मेथड ही यूज करते हो, विच इज बेसिकली माइंड मैपिंग विथ। और हाइलाइटर भी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके ओके। हाईलाइटर, माइंड मैपिंग मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि मुझे फोन में करना थोड़ा उसको टफ लगता है, पेन पेपर ज्यादा इजी लगता है मुझे। अरे तो मेरी जान, ये माइंड मैपिंग सबसे पहले पेन पेपर पे ही हुआ करता था। अभी जी जी असरा, आप भी बता दें आप नोट्स कैसे लेते हैं, ताकि दूसरे लोगों को थोड़ा सा लाइक दे फील जी। कनेक्टेड। तो मैं पहले बहुत सारे नोट्स एकदम जो पढ़ती थी वैसा लिख लेती थी, उसको प्रिसाइज करके छोटे वर्ड्स लिखती थी। उसके बाद समझ में आया इतना सारा फिर लिखने भी वक्त नहीं मिल रहा। सब टाइटल्स, अब जो हम्म। भी पढ़ रहे हैं उसके सब टाइटल्स बना लेना, उसके हम्म। सब टाइटल्स बना के उसके डिस्क्रिप्शन याद रख लेना। उसमें डिस्क्रिप्शन में जो इम्पोर्टेंट रहता कुछ हाईलाइट, या कोई रास्ते के बारे में, किसी नाम के बारे में, वो नाम वो सब टाइटल के अंदर लिख लेती हूँ। ऐसा हम्म। करती हूँ। आपके क्लास अटेंड करे हुआ इसमें ये जो ब्रांचेस मेथड है वो फॉलो कर रही हूँ अभी मैं। कोई है यहाँ पर नाइला, आप नोट्स अपने खुद के? ये अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हूँ, बट वही जो नॉर्मल जैसे कॉलेज में हम लोग बनाते थे नोट्स, वैसे ही हम्म। बनाती हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहता है उसको थोड़ा सर्कल में लेके आती हूँ, या एरो मार्क्स यूज करती हूँ, या स्टार्स या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डालती हूँ, बस ऐसे ही हम्म। करती हूँ। या अच्छा अच्छा। और स्मॉल स्मॉल चीट्स क्लाउड्स में बनाने के वो कर लेके ऐसा अपन यहाँ पे आपको रिमेम्बर रख लेते अरीबा, हैं। आप नोट्स बनाते हो जो भी चीजें पढ़ते हो या लेक्चर्स के? जी
तो आप बताएंगे आप कैसे करते हो, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा लाइक वी अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट। मैं कोई इतने अच्छे तो नहीं, बस जो सुन रही होती हूँ वो लिखी जा रही होती हूँ। जैसे अब आप सबके बने होते हैं ना, इस तरह के नहीं होते मेरे तो। मुझे लगता है मैं ज्यादा ही लिख लेती हूँ, जो भी बोल रहे होते हैं ना मैं सारे ही लिख लेती हूँ, ऐसे पॉइंट्स बना के नहीं लिख रही होती। अच्छा, it summarizes how people take note everything। हाँ जी। ठीक है, ओके। अभी हम लोग थोड़ा सा नया मेथड जो है, जो मैंने पिछली बार बताया था, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये सीरा का है ना, थोड़े कुछ पेजेस या किस तरीके से एक बुक को खोलते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, वो थोड़ा सा हम अप्रोच देखेंगे। इंशाल्लाह हम लोग ये एक 10-15 मिनट या मैक्स टू मैक्स एक 20 मिनट्स करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बीच में आते रहेंगे हम वो भी लेंगे। एंड इंशाल्लाह इसी तरीके से फिर वी विल ट्राई टू। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड हमने जो यहाँ पे सीखा था ना, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था कि कितने पेजेस हैं हम लोगों को यहाँ पे, 362 पेजेस हैं, ये देख लिए। ठीक है, इंडेक्स में क्या क्या है, ओके, काफी कुछ है। कितने चैप्टर्स है मुझे तो गिनना भी नहीं आ रहा है, बट डेफिनेटली कुछ 30 चैप्टर्स तो लग रहे, 30-40 चैप्टर्स होंगे इसमें। अगर एक फिजिकल बुक होती ना तो हम लोग क्या करते, हम लोग बुक के आगे पीछे देखते, राइट, का फ्रंट पेज लास्ट पेज ऐसा चेक करने का, तो इससे अपने को पता चलता है। अभी मैं 362 पेज पे जाके देखती हूँ कि क्या लिखा हुआ है वहां पे लास्ट पेज में। देखो यहाँ पे ये लोगों ने हमको क्या दिया, ये जो लास्ट के पेजेस होते हैं ना, ये बहुत कीमती होते हैं। आप लोगों को पता है कि क्या होते हैं लास्ट के पेजेस में? रेफरेंसेस होती है जी, रेफरेंसेस भी होती हैं, और ये एक थीमेट मतलब इंडेक्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ना बहुत ब्यूटीफुल तरीका होता है कोई भी चीज फटाफट से ढूंढ। जैसे अभी हमको पता है किताब में कितनी बार अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हुआ है, तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करी, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ देखो, यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक का जो नाम है ना, वो नाम के बाजू आप देख सकते हो कि पेजेस नंबर दिए हुए हैं, 32, 46, 59। दैट मीन्स के इतनी बार, कितनी बार, 1, 2, 3, 40, 25 टाइम्स अबू बकर सिद्दीक का जिक्र हुआ है इन दिस बुक। अभी हम सबसे पहला जो रेफरेंस है ना, वो पेज नंबर 32 पे जाकर देखते हैं क्या सही में वहां पे उनका नाम लिया गया है क्या। जस्ट शोइंग यू गाइस कि किस तरह से होता है वो। दिस रियली हेल्प्स यू टू फाइंड। अगर आप कहीं पे भी देख रहे हो ना कि फर्स्ट मेंशन कहाँ पे था, लास्ट टाइम में लिखा है। हाँ, वेरी गुड, वेरी। तो आपको पता चला कि लास्ट के जो इंडेक्स पेजेस होते हैं वो कितने बेनिफिशियल होते हैं। तो इस तरीके से ना आपको कोई भी चीज फटाफट ढूंढनी होगी ना, तो आप इसको ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी वहां पे थीमा वो रेफरेंसेस एंड इंडेक्स में आपको टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा कि डिवोर्स कितनी बार मेंशन्ड है, मैरिज कितनी बार मेंशन्ड है, बैटल्स कितनी बार मेंशन्ड है। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वो टॉपिक के हिसाब से वो पेज पर जाकर आप कोई भी इंफॉर्मेशन फटाफट ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो कभी भी कोई किताब आप उठाओगे ना, तो उसका आगे पीछे थोड़ा एक 5 मिनट में उसको देख लिया करो, क्योंकि वहां पे बहुत वाइटल, बहुत कीमती इंफॉर्मेशन रखी जाती है। थोड़ा सा इंडेक्स को देखते हैं, इसके अंदर टॉपिक्स देख के अगर आपको कुछ याद आता है ना, बस अपने जहन में ऐसा सोचो, हाउस ऑफ गॉड से क्या है यहाँ पे। बेसिकली अभी ये लोग शायद बात कर रहे हैं कि काबा के बारे में होगा। अभी ये ग्रेट लॉस, ये नाम से कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ बता रही हूँ कि इस तरीके से जाने से क्या होता है पता है, आप अपने दिमाग का एक वार्म अप करते हो, थोड़ा सा उस दिमाग को लगाते हो कि अच्छा इसके बारे में मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है, ऐसा आप सोचते हो, राइट। जैसे कुरैश ऑफ द हॉल हो, तो बेसिकली आई गेस यहाँ पे कुरैश के जो ट्राइब्स है उनके बारे में बात हो रही होगी। रिकवरी ऑफ अ लॉस, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या है। द वाउ टू सैक्रिफाइस अ सन, अच्छा तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सन के बारे में बात हो रही होगी। द नीड फॉर अ प्रॉफिट, तो आई डोंट नो मच अबाउट इट, पता नहीं है कौन से जमाने की बात हो रही है। ईयर ऑफ द एलिफेंट इज द ईयर जहां पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न। तो देख रहे हो आप, एक एक चैप्टर के नाम से अगर आपको कुछ भी पता होगा ना, तो उस तरीके से आप अपनी दिमाग की मेमोरीज को टटोलोगे और वहां से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेकर आओगे। फिर पुरानी इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन के बीच का जो गैप खत्म करना है ना, दैट इज वेयर यू आर एनलाइटनिंग योरसेल्फ। वहीं पे आपका इल्म हासिल करने का पूरा प्रोसेस शुरू भी होता है और जारी भी रहता है। ओके, आई होप यू गाइज आर एबल टू फॉलो मी
ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ चीजें हैं जो बहुत आसान हो जाएंगी मेरे को हाईलाइट करने, एनोटेट करने। तो देखो प्रेफरेबली तो मैं आपको बताऊंगी कि जो बेस्ट चीज होती है ना, आप एक फिजिकल बुक लें, और अगर फिजिकल बुक नहीं लेकर आ सकते तो फिर आप क्या करें, आप प्रिंट आउट ले लिया करें। प्रिंट आउट या ये फिजिकल बुक रखने से, जैसे स्पेशली सीरा जैसी बुक या ऐसी किताब, और कुरान भी, अगर आप कुरान भी ले रहे हो ना तो कुरान भी ऐसा लो जिसके आजू बाजू आपको पेज में जगह हो कुछ लिखने के लिए, करने के लिए। बिकॉज ट्रस्ट मी, एक किताब जो होती है ना, वो किताब के साथ आपका पर्सनल रिलेशनशिप बनना होता है। और जितना बैटर्ड वो हो, मतलब वो इतना यूज लगे, पेजेस फट रहे, तोड़े मड़ोड़े हुए हैं, दैट इज हाउ यू ऑनर अ बुक। जितना ज्यादा किताब को आप इस्तेमाल करते हो, यूज करते हो, दैट इज द रिस्पेक्ट दैट द बुक डिजर्व्स। तो किताब के आजू बाजू पेजेस में क्यों जगह दी रहती है, ताकि आप वहां पर अपने नोट्स लिख सके, वहां पे अपने थॉट्स लिख सके, वहां पे बात कर सके, है ना। कभी भी आई वुड recommend taking a physical book, and if you don't have a physical book, try to take printouts of important books, because this will really help you in how to think and engage with the book. Okay, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना क्लियरली। तो यहाँ पर है द बुक ऑफ जेनेसिस, गॉड, द हाउस ऑफ गॉड। तो यहाँ पर हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, हम थोड़ा एक दो पेज पढ़ेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी प्रोसेस क्या होगा। ओके, और अभी फिलहाल आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम स्पीड पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे। टेक योर ओन टाइम, फर्स्ट गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग समथिंग। स्पीड बाद में आ जाएगी। ओके, तो फिर अभी मैं आप लोगों को जल्दी पढ़ना, फास्ट, उसके टिप्स एंड शॉर्टकट्स नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे क्या होता है, जो मेन प्रोसेस होता है वो खराब हो जाता है। ओके, तो इंशाल्लाह लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम यहाँ पर द बुक ऑफ जेनेसिस टेल्स अस दैट Abraham was childless without the hope of children, and that one night God summoned him out of his tent and said to him, look now towards heaven and count the stars if thou art able to number them. And as Abraham gazed up at the stars, he heard the voice say, so shall thy seed be. तो बेसिकली एकदम शॉर्ट तरीके में, जब जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो, यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, ये पैराग्राफ में क्या क्या बात हो रही है। तो फिर एकदम ओन वर्ड्स में क्या है, इब्राहिम से अल्लाह ने बात की एंड बोला कि ऊपर देखो एंड स्टार्स गिनने की कोशिश करो, और उतने तुम्हारे बच्चे होंगे, उतने तुम्हारे सीड्स होंगे। ठीक है, ये एकदम ओन वर्ड्स में ये हो गया। ठीक है, तो फिर अभी अगर मेरे को इसके बारे में कुछ लिखना है तो फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी हाउस ऑफ गॉड। एंड पहले चैप्टर में क्या है, सीड। अभी मुझे इतना याद रखने से पता चल गया कि ये पूरे पैराग्राफ में क्या था, हालांकि इतना रेलेवेंट नहीं था मेरे लिए, बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि एक पूरे पैराग्राफ को आप 3 वर्ड में कैसे समराइज कर सकते हो। ठीक है, Abram's wife Sarah was then 76 years old, he being 85। अच्छा, तो फिर अभी नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे he was what, Sarah was 76 and he was 85। ये सिर्फ ताकि हम लोगों को पता चले, राइट, क्या था। She gave him her handmaid Hajar, an Egyptian, that he might take her as his second wife। ठीक है, तो फिर ओके, गॉट इट। बट bitterness of feeling arose between the mistress and the handmaid, and Hajar fled from the anger of Sarah and cried out to God in her distress. And he sent her to an angel with the message, I will multiply thy seed exceedingly, that it shall not be numbered for multitude. The angel also said to her, behold, you are with child and shall bear a son, and shall call his name Ishmael, because the Lord has heard your affliction. Then Hajar returned to Abraham and Sarah and told them what the angel had said. And when the birth took place, Abraham named his son Ishmael, which means God shall hear। अच्छा, अभी एक पैराग्राफ हो गया। अभी ये पैराग्राफ में मेरे को कोई बता सकता है आप लोगों को ओन वर्ड्स में क्या समझ में आया? Somebody please raise your hand। मैं बोलूं? हाँ, प्लीज प्लीज बोले ना। ओके, इसमें था कि सारा अलैहिस्सलाम जो थी, उन्होंने हाजिर अलैहिस्सलाम को गिफ्ट किया था, एंड शी वाज एन इजिप्शियन। उन्होंने वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट किया था, लेकिन फिर उन दोनों के बीच में कुछ बिटरनेस आ गई, जिसकी वजह से हाजिर गई और अल्लाह ताला से उन्होंने इन डिस्ट्रेस शी आस्क्ड अल्लाह ताला, एंड देन अल्लाह ताला सेंड एन एंजल and gave her the message that you shall bear a son, और उनका नाम इस्माइल होगा। और फिर हाजिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस आई और उन्होंने कहा कि एंजल ने मुझे क्या क्या कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज प्रीटी मच इट। तो ये देखो, ये पूरे एक पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर कितने वर्ड्स में समराइज किया हुआ है। तो देखो, यहाँ पर सारा है,
सारा एक्चुअली यहाँ पे आना चाहिए ये गिफ्ट एज हाजर, ठीक है. एंड देन एंजल केम एंड गेव हाजर द न्यूज ऑफ इश्माइल. एंड व्हाट डज इश्माइल मीन्स? गॉड shall hear. shall hear. तो ये मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि नोट्स लेते टाइम आई एम शोइंग यू द प्रोसेस ऑफ हाउ टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन. समझ रहे हो? जैसे खाली इतना होना चाहिए कि जैसे अगर 4 वर्ड्स देख लिया आप तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसमें बात क्या हो रही है. क्यों? ये ब्रांच देखकर आप लोगों को सबको जिस्ट समझ में आ गई है पैराग्राफ की? आप ही एक बार फिर से रिपीट करिए. हाँ, मैं दूसरे पैराग्राफ की ये प्रोसेस रिपीट करूंगी. ओके, तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ. हालांकि देखो ऐसा पैराग्राफ नहीं जाना है, बट मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ. फिर हम लोग पूरे एक पेज का करके बताऊंगी मैं आपको. ओके, राइट नाउ यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू मिनिमाइज इंफॉर्मेशन, हाउ टू यूज only keywords to remember knowledge, to remember information. That is the purpose of this activity. Okay, so let's read the next paragraph. When the boy reached the age of 13, Abraham was in his 100th year. तो फिर अभी यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग इस्माइल के बारे में बात कर रहे हैं. एंड Ismail was 13 and his father was 100. Okay, and Sarah was 90. And God spoke again to Abraham and promised him that Sarah also should bear him a son who must be called Isaac. All right. So then that is when we will get, नहीं इसी में से नीचे आएगा, God gave news about Isaac. ठीक है. Fearing that his eldest son might thereby lose favor in the sight of God, Abraham prayed, "Oh, that Ishmael might live before you." And God said to him, "As for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and I will make him a great nation. But my covenant will I establish with Isaac, which Sarah shall bear unto her at this set time in the next year." तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब God spoke to Ibrahim al-Islam again and he informed him कि Sarah is also going to have a child, because so far Sarah al-Islam did not have a child, right? So Ibrahim al-Islam was afraid कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि Ismail al-Islam might not be that favored in the eyes of Allah. तो Allah consoles him कि no, you don't worry, Ismail, मैंने आपकी दुआ सुन ली है और मैंने दोनों को blessed, I have blessed both of them, और इसमें से भी एक बहुत ग्रेट नेशन निकलने आने वाला है. एंड अगले साल तक आपको एक बेबी आने वाला है थ्रू सारा. तो वैसे तो ये पैराग्राफ में इतना कुछ है नहीं, मतलब टू रिमेम्बर, बट यू अंडरस्टैंड, राइट? Now we will move on. Sarah gave birth to Isaac, and it was she herself who suckled him. And when she weaned him, she told Abraham that Hajar and her son must no longer remain in their household. That means कि by the age of, अच्छा सॉरी मैं कुछ हाईलाइट ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसको हाईलाइट भी कर दूँ तो आपको पता चलेगा. ठीक है. And behold, Sarah was, I think this is an important conversation. सिर्फ मेरे को इतना ही important लगा, बाकी मुझे कुछ है. And another thing I must tell you guys, this is how I do things most of the time. So this is my method. Okay, बहुत सारे तरीकों से लोग नोट्स लेते हैं, सबके अलग अलग बेहतरीन तरीके होते हैं. तो प्लीज डोंट थिंक कि यही एक तरीका है जिससे मुझे पढ़ना है या मुझे नोट्स बनाने हैं. आप हमेशा लोगों की चीजें देखो और उसमें इम्प्रोवाइज करो, अपना एलिमेंट डालो, अपनी खुद की रेसिपीज बनाया करो, एंड see what works for you, right? आपके लिए क्या क्लिक होता है, you need to think about that. तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि जैसे आप किसी को देखोगे करने का वो आपकी लाइफ पे एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई होगा, ऐसा नहीं होता. ऑलराइट, तो नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू दिस पैराग्राफ और फिर नेक्स्ट पूरा पेज पढ़ के हम उसमें से नोट्स लेंगे. ओके, शी गिव बर्थ टू इसाक एंड इट वाज शी हरसेल्फ. तो बेसिकली 2 साल तक वो लोग साथ में थे. उसके बाद सारा, you know what she said to Ibrahim alayhi salam, I can't have Hajar with us anymore, she will have to leave. And Ibrahim alayhi salam was very sad about this because he really loved Ismail. But again God spoke to him and told him to follow what Sarah says and not to grieve, and again he promised that Ismail would be blessed. तो अल्लाह ने वापस उनको क्या दिया, उनको ये दिया, दिलासा दिया कि आप फिक्र नहीं करें, आप अपनी वाइफ की बात सुने, and that is okay, nothing will happen, you just go ahead with that. Not one but 2 great nations were to look back to Abraham as their father. 2 great nations, that is 2 guided powers, 2 instruments to work the will of heaven.
ठीक है। For God does not promise as a blessing that which is profane, nor is there any greatness before God except greatness in the spirit. Abraham was thus the fountainhead of two spiritual streams, which must now not flow together, but each in its course. And he entrusted Hajar and Ismail to the blessing of God and the care of his angels and the certainty that all would be well. तो देखो, हर पैराग्राफ के बाद हम लोग ये सोचना है हमसे, अच्छा क्या बोल रहे हैं ये लोग, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से दो ग्रेट नेशंस आए थे और वो इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट थे, पावरफुल थे, और उनके इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाज द फाउंटेन हेड ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, ग्रुप्स, कौम। कोई बता सकता है मुझे कौन सी कौमों की बात हो रही है यहाँ पर, कौन सी लाइक नेशंस की बात हो रही है? जी बोले, कोई बोले। सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम। दो पावरफुल नेशंस कौन से थे उनसे? बनी इसराइल, बनी इसराइल एंड इसाक अलैहिस्सलाम, एंड इस्माइल अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम अरब से। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो सी ओवर हियर, दिस इज जस्ट, तो बेसिकली ये सीरा की बुक में हम लोग क्या देख रहे हैं कि वी आर स्टार्टिंग ऑल द वे फ्रॉम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द family tree of our prophet sallallahu alaihi wasallam, right? And we need to know कि where does he come from and what was the story behind his birth, कि अल्लाह ने उनको वादा किया था कि तुम्हारे को ये मिलने वाला है and you will get this, so inshallah it happened with the will of Allah. अभी हम लोग है ना क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, फास्ट बाय फास्ट आई मीन हम लोग एक पूरा पेज पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें से वैल्यूबल चीजें क्या हैं। ओके, प्लीज बेयर विथ मी, दिस माइट गेट अ लिटिल इंटेंस and you might feel a little, I don't know, bored, but that is okay because knowledge is not fun most of the times if you are not into it, right? थोड़ा starting में resistance होता है, but this is how we are all here for learning the knowledge of Allah, right? And ये tips and ये tricks, ये techniques use कर इंशाल्लाह आपकी पढ़ाई में और आपके इल्म में अल्लाह बहुत आसानियां पैदा करे। Can someone volunteer to read? चलो यहाँ से सुनना है ठीक आपको, है, मुझे जितना दिख रहा है यहाँ से two spiritual streams, two religions, two word of God, two circles, therefore two centers. A place is never holy through the choice of a man, but because it has been chosen in heaven. There were two holy centers within the orbit of Abraham. One of these was his hand, and the other perhaps did not yet know. And it was to the other that Hajar and Ismail were guided in a barren valley of Arabia, some 40 camel days south of Canaan. The valley was named Becca, some say on account of its narrowness. Hills surrounded on it all sides except for three passes, one to the north, one to the south, and one opening toward the Red Sea, which is 50 miles to the west. The book do not tell us how Hajar and her son reached Becca. Perhaps some traveler took care of them, for the valley was one of the great caravan route, sometimes called the incense route, because great caravan routes, because perfumes and incense such as ways were bought that way from South Arabia to the Mediterranean, and no doubt Hajar was guided to leave the caravan. Once the place was reached, it was not long before both mother and son were overcome by thirst to the point that Hajar feared Ismail was dying. According to the tradition of the descendants, he cried out to God from where he lay in the sand, and his mother stood on a rock at the foot of the nearby eminence to see if any help was in sight. Seeing no one, she hastened to another point of the vantage, but from there likewise not a soul was to be seen. Half distraught, she passed 7 times in all between the 2 points, until at the end of her 7th course, as she sat for rest on the further rock, the angel spoke to her in the word of Genesis. आगे पढ़ूं? नहीं, आई थिंक अभी आप रुकें। तो अभी ये पैराग्राफ में क्या हो रहा है अपने ओन वर्ड्स में आप बता सकते हो हुदा, अब क्या समझ में आया? ठीक है, अभी इसमें बताना है बस। इसमें इस्माइल, हाजर अलैहिस्सलाम अब निकल चुकी है इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, और
शायद उन्होंने किसी कैरवा की हेल्प से बैका पहुंचे, क्योंकि कैसे बैका पहुंचे ये नहीं पता है। तो उन्होंने शायद किसी कैरवा में पहुंच गए थे और कैरवा उन्हें कहीं ड्रॉप कर दिया, और वो ड्रॉप जहाँ किया था वहां सिर्फ वैली माउंटेन्स थे, और थोड़ी देर बाद उन्होंने रियलाइज किया कि पानी नहीं है और माउंटेन्स थे। तो वो पानी के सर्च में वो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम रोने लगे, और ऐसा कहा जाता है कि वो रो के अल्लाह ताला को आवाज दे रहे थे, और हाजिर अलैहिस्सलाम जो है वो भागने लगी यहाँ से वहां 7 टाइम्स माउंटेन के अराउंड। ठीक है, जज़ाकल्लाह हुदा, रियली अप्रिशिएटेड। तो आई थिंक ये स्टोरी हम सबको पता है, राइट? बिकॉज दिस इज सच अ ह्यूज स्टोरी एंड इट इज वन ऑफ द अरकान ऑफ हज, राइट? यस। तो ये स्टोरी का थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड मिला। तो दैट ओ ईयर, अभी हम यहाँ पर देखो, ये बेस्ड ऑन दिस वी आर गोइंग टू मेक अ नोट, ओके? सफा मरवा, अभी यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया, बट वी नो दैट व्हाट शी डिड वाज सफा मरवा, राइट? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि शी टुक व्हाट, caravan plus baby and what, क्या इतना काफी है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए इतना काफी है। साउथ अरेबिया टू द मेडिटेरेनियन, राइट? तो खाली ये इंपॉर्टेंट था कि करावन कहाँ से आ रहा था, साउथ अरेबिया से आ रहा था टू मेडिटेरेनियन। ये अभी यहाँ पे नीचे क्या है, एंड गॉड हर्ड द वॉइस, ये तो जेनेसिस का है बेसिकली, ये बाइबल में से ये लोग बता रहे हैं। अभी तक स्टोरी बाइबल की हो क्या, सो फार वी हैव नॉट कम टू कुरान, बट ये हो गया। देन यहाँ पे मैं आपको नीचे, द वाटर वाज अ स्प्रिंग व्हिच गॉड कॉज्ड द वेल टू वेल अप फ्रॉम द सैंड एट द टच ऑफ इश्माइल्स हील, एंड देयर आफ्टर द वैली सून बिकेम अ हॉल्ट फॉर caravans by reason of the excellence and abundance of the water, and the well was named Zamzam। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आप लोग साइड में देखो, मैं मैप भी बता रही हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे Zamzam, दिस इज हाउ Zamzam was started। एज टू जेनेसिस, तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना हाईलाइट करूंगी, ओके? As to Genesis, it is the book of Isaac and his descendants, not of Abraham's other line. Of Ishmael, it tells us, and God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness and became an archer. अच्छा, this is interesting. What it says कि Ishmael अलैहिस्सलाम was what? अभी यहाँ पे हम इस्माइल अलैहिस्सलाम का अगर आप ब्रांच देखो तो यहाँ पर हम लोग नीचे ऐड करते जाएंगे, क्योंकि this is still about him. We will just write archer because we learn something interesting about him, that he was an archer. Okay. After that, it scarcely mentions his name except to inform us that the two brothers Isaac and Ismail together buried their father in Hebron. अच्छा, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? He was Hebron grave. And that some years later, Esau married his cousin, the daughter of Ishmael. But there is indirect praise of Ishmael and his mother in the psalm, which opens, how amiable are thy tabernacles. ठीक है, कोई तो बुक का ये हो रहा है, ब्लेस्ड इज द मैन हु स्ट्रेंथ इज इन दी, इन हुज हार्ट आर द वेज ऑफ हिम। ठीक है, ये तो कुछ है। देखो, अभी आपको मैंने ना 1-2 पेजेस के मैंने बताए हैं किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से नोट्स लेते हैं। अगर आप देखोगे कि ये 2 पेजेस में से मैंने कितने नोट्स निकाले हैं, बट ये इतना मेरे लिए काफी है टू रिमेम्बर वट एवर हैपेंड इन दीज 2 पेजेस। आर यू गाइज विथ मी? ठीक है, सुफियान भाई, आप जरा थोड़ा सा क्विकली इसको रिवाइज करके बताएंगे आपको क्या समझ में आया है? जी, रीडिंग के दौरान मतलब ऐसा करना है कि हाईलाइट करना है जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है जो हमको फील करते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको हाईलाइट करना। और जब मैप अगर बना रहे हो उसका, जिस तरह से आपने बताया, तो उन्हीं पॉइंट्स को आगे मेंशन करते जाना है जिसको आपने हाईलाइट किया, और भी शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कोई स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में से 2 पॉइंट ऐसे लेना जिसमें से आपको आपकी वो स्टेटमेंट हाईलाइटेड जो की थी वो याद आ जाए। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम के, जैसे इसाक अलैहिस्सलाम के हील से जमजम का निकलना हो गया था, तो बस इसाक अलैहिस्सलाम लिखा है और आगे जमजम लिख दिया गया। सफा मरवा की सही लिखी गई है वैसा उस तरह। जी बिल्कुल। देखो, यहाँ पे ना 3-4 चीजों का आपको ख्याल रखना है। मैं यहाँ ओके, कीप इन माइंड, आपको क्या रखना है? लुक फॉर कीवर्ड्स इन सेंटेंसेस, ठीक है? और फिर इन पैराग्राफ्स यू विल लुक फॉर इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, ठीक है? और उसके बाद आप क्या है, क्या डोंट रिपीट व्हाट यू नो। अगर आप इसमें देखे हो, ये जितने भी चीजें मैंने ये मैप में बनाई हैं, कैन यू सी, इसमें से मोस्ट ऑफ द थिंग्स वो लिखी है मैंने जो मुझे नहीं पता थी,
और कुछ चीजें सिर्फ इसके लिए रखिए ताकि वो है ना थोड़ा कनेक्शन बिल्ड हो, बट मोर देन 90% ऑफ द थिंग्स आर नॉट थिंग्स दैट आई न्यू, दीज आर न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर मी। तो जो चीजें आपको पता है, जैसे मैं ये नहीं लिखूंगी ओके बेबी इस्माइल वाज थर्स्टी सो ही किक्ड द फ्लोर एंड द वाटर केम आउट, ऐसा अगर मैं करूंगी तो मेरे नोट्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे। आपको क्या करना है, यू ओनली नीड टू लुक एट कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हर सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसके अराउंड पूरा सेंटेंस बना हुआ रहता है। जैसे ना हम लोग अभी एक और थोड़ी सी सिंपल बुक लेंगे क्योंकि बिकॉज इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सम पीपल आल्सो रिमेम्बर इट। तो मैं क्विकली इसका ही तरीका बता दूंगी आप लोगों को, एंड मैं वो माइंड मैप भी खोल के बताऊंगी। ये सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ मैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू द होल थिंग। क्या तो देखो मैंने पिछली बार आपको ये बताया था, इफ एनीबडी रिमेम्बर्स Jasmine, can you just help us, guide us with they help me also understand कि what you understood and दूसरों के लिए भी easy हो जाएगा। But this is a little more interesting than that chapter for people to start with. ऐसा है कि पहले मुझे जो है व्हाट इज द टॉपिक द नेम, तो नुसैबा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वो उसको मेन जगह में लिख लेना है। उसके बाद जो हम लोग के थॉट प्रोसेस आते हैं, लाइक हम लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हैं, तो वो सारे मेन ब्रांचेस कर लेते हैं जानने में। जैसे आपका आ गया यहाँ पे इतनी सारी चीजें, ठीक है। वो हो जाने के बाद अब हम लोग जब बुक लिखना मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग अदर साइड में प्लान बनाए हुए रहते हैं कि उनके मतलब जो मेन टॉपिक्स हैं, जैसे करंट हम लोग लिए थे तो उसमें मेन टॉपिक्स में हम लोग उसके सब डिविजन्स बनाते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में। फिर उसका दूसरा आता है जैसे बैकग्राउंड, उसका फैमिली आ गया, इस्लाम आ गया, तो फिर वो कैसे फैमिली में कौन कितने सारे ब्रांचेस थे, कितने मैरिजेस हुए थे, किससे किससे कितने बच्चे थे, ये सब जो मेन पॉइंट्स है वो सब लिख लेते हैं। तो यही मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये इसी को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज वेरी गुड व्हेन यू आर स्टडिंग बायोग्राफीज ऑफ पीपल, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस। बट पता अलग अलग किताबों को अप्रोच करने का अलग अलग तरीका है। तो ये नुसैबा अलैहिस्सलाम की जो लाइफ थी ये वो है, यहाँ हमने माइंड मैप कैसे बनाया था वो भी बता देती हूँ मैं। कि जब आप कोई भी एक शख्स की आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं या उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर दिस इज हाउ यू विल डू इट, ओके इंशाल्लाह। वेट, तो हमने पहले क्या देखा था, हमने पहले तो मैंने ना क्लास में 3-4 लोग थे जिनसे मैंने पूछा था आपको नुसैबा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या पता है, और उन्होंने फिर बताया था कि वो बैटल ऑफ उक़बा में थी, वो कंपेनियन थी, वो उहुद में थी, ये सारी चीजें उन्होंने मुझे बताई थी, तो मैंने लिख ली थी। ओके, उसके बाद मैंने ना ये फिर एक कंटेंट्स का हमने पूरा चेक करा था, अच्छा ये है इनकी लाइफ के कौन से माइलस्टोन्स को चेक किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने है ना पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हम पढ़ते पढ़ते जो भी था उसको हाईलाइट करते गए और यहाँ पे उसके 1-2 वर्ड्स में उसके नोट्स बनाते गए। और फिर जब ये होने लगा तो फिर धीरे धीरे हम फिर बैकग्राउंड फैमिली पे आए। ये उनकी फैमिली बैकग्राउंड है कि वो कहाँ पे थी, उनके कितने हस्बैंड्स थे, उनकी 2 मैरिजेस हुई थी, उनके बच्चों के नाम लिखे। खाली इतना इतना बेसिक बेसिक चीजें, जैसे आप अगर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या बातें कर रहे हैं। The more you will try, inshallah, the easier it will get. So that is it. Okay, so you don't have to worry about कि ये आता नहीं है, होता नहीं, बट धीरे धीरे कोशिश करो। अगर आप स्टार्टिंग में पूरे फ्रेजेस भी लिख रहे हो ना, जैसे 3-4 वर्ड्स लिख रहे हो, दैट इज ओके। धीरे धीरे क्या होगा पता है, वो आपका दिमाग ही समझ जाएगा कि अच्छा खाली एक वर्ड से मुझे एक पूरा पैराग्राफ याद आ जाता है। व्हाट आर नोट्स? नोट्स आर बेसिकली कोड्स, राइट? कि आप, वो एक चाबी होती है कि अगर वो चाबी देख ले आपका ताला खुल जाए, दैट इज व्हाट नोट्स आर। आप पूरा पूरा ताला नहीं यूज करोगे, आप सिर्फ चाबी यूज करोगे। तो यू हैव टू क्रिएट की वर्ड्स, तो ये आप ट्रेन करोगे ना, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये तरीके से मैंने बताया था अबाउट नुसैबा। अच्छा, इसके ऊपर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें। जी हुदा, नोट्स लेने के टाइम पे पेज पूरा पढ़ने का फिर उसके बाद नोट लो, या पैराग्राफ वाइज नोट्स लेती जाऊं? तो ये देखो यहाँ पर तो मैं बिकॉज आई वाज डूइंग एन एक्टिविटी राइट, कि तो मुझको वो बताना था कि किस तरह से आप कीवर्ड ढूंढते हो एक पैराग्राफ में। तो दिस विल बी अप टू यू। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद टेकिंग नोट्स ना, आपके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा स्टार्टिंग में कि पैराग्राफ पूरा पढ़ रहे हो फिर उसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें ढूंढ रहे हो, इट विल बी स्लो। बट होते होते क्या होगा पता है, आप पढ़ते जाओगे और फिर क्या करोगे, पूरा पेज पढ़ लेना, उसके बाद अपने आप से पूछना अच्छा ये पेज में हुआ क्या, और वो कीवर्ड आपको मिलेगा ना। अगर नहीं याद आ रहा तो देख लो पेज में, इट विल बी लाइक कॉम्प्रिहेंशन, राइट? कैसे करते थे हम लोग, ऐसे देखते थे और उसके बाद आंसर्स के जवाब उसमें से ढूंढते थे। इट इज समथिंग लाइक दैट।
तो यू हैव टू कीप आस्किंग योरसेल्फ। मैं रेकमेंड करूंगी कि आइडियली आप, है ना, एक पेज या आधा पेज पढ़कर आपसे पूछो अच्छा अब तक क्या हुआ, अब तक क्या जाना, अब तक क्या सीखा, और उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके नीचे वाले पॉइंट्स के नेक्स्ट एड्रेस करोगे। पहले आप ऊपर का आधा पेज या एक पूरा पेज पढ़ लो, फिर पूछो आप अपने आप से आज इसमें क्या हुआ, क्या सीखा, एक दो वर्ड में याद करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा पता है, आपकी मेमोरी में वो चीज बैठेगी कि अच्छा मैंने ऐसा किया था। अक्सर हम क्या करते हैं, किताब पढ़ते जाते हैं, हमको ऐसा लगता है हमको आ गया है सब कुछ, बट जब हम किसी और को बताने जाएंगे हम सब भूल चुके रहते हैं सब कुछ। ओके, दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। हुदा, और भी अगर आपके पास है तो यू ओनली आस्क। नहीं मुझे याद नहीं है मैंने आपका पिछला कौन सा वाला एक तो भी लेक्चर अटेंड किया था, और ये शायद माइंड मैपिंग का ही किया था। उसके बाद में मैंने एक चैप्टर क्लास में पढ़ाई थी कुरान, और फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पढ़ लिया, और मुझे पता था कि बच्चे नेक्स्ट डे भूल जाएंगे, तो वो आइडिया लेके ना मैंने उनसे एक चार्ट बनवाया था एग्जैक्टली ऐसे ही माइंड मैपिंग जैसा, और बीच में मैंने कुरान बनवाया, और उसके ना फिर ब्रांचेस बनवाए चारों तरफ, और एक जगह लिखी थी कि रिवील्ड ऑन, छोटा सा माउंटेन बनवा के, रिवील्ड इन माउंट नूर बाय एंजल जिब्राइल, एंड इट वाज सो हेल्पफुल। वो पूरा एंड होने के बाद की रिवील्ड इन 610 CE, तो वो चार्ट इतना हेल्पफुल लगता है अभी बच्चे लोग के लिए कि एवरी टाइम दे सी दे गेट द एंटायर चैप्टर, जो भी उसके की नोट्स है, तो लाइक दैट आई कैन डू विद माई सेल्फ आल्सो। जी जी, दैट इज मतलब बस रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल। May Allah make it a means of benefit to all of our brothers and sisters. जी कौसर, आप भी पूछ लें। हाँ जी, मुझे पूछना ये था, फॉर एग्जांपल जो आपने हमें डेमो भी दिखाया इस बुक का, या कोई सी भी हम सीरा की बुक लें या किसी की भी कोई भी बुक लें, नॉवेल्स हम पढ़ते हैं, या लाइक चलो सीरा की एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे बुक एज वो स्टोरी मेंशन करी होती है, जो कभी कभार क्या लाइक मैक्सिमम टाइम्स हमें इजी हो जाता है याद रखना भी, लाइक स्टोरी तो एक उसका रिदम अपना होता है, एंडिंग प्रॉपर एक उसका पाथ बन जाता है जो हम फॉलो कर लें, देन पॉइंट्स में या माइंड मैप्स बना के हम वो पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। बट सिंस जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर रही हूँ तैयारी किसी एग्जाम के लिए, तो मुझे वहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, जो एकेडमिक बुक्स की मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बुक पढ़ना स्टार्ट करूँ तो अ, ऐसे ही अगर मैं लाइक माइंड मैप्स बनाना स्टार्ट करूँ या बुलेट पॉइंट्स में लिखना शुरू करूँ, तो मुझसे नहीं लिखा जाता, क्योंकि मुझे एक सेंटेंस में लाइक बुक में अगर 60 सेंटेंसेस है तो मुझे 59 सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट ही लगते हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये हाईलाइट नहीं किया या इनके पॉइंट्स बुलेट पॉइंट्स मैं नहीं लिखे इनको, तो मुझसे स्किप हो जाएगी बहुत ये इन्फॉर्मेशन। तो उस चीज को कैसे काउंटर करे इंसान, लाइक वो मुझे समझ नहीं आता है। चलो ये स्टोरीज तो हम कर लेते हैं, लेकिन वहां पे कैसे क्या कर लें जी जब तो पूरे चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट लगे, और हर सेंटेंस आपको लगे कि इसमें ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जी तो फिर देखो क्या होता है पता है, अक्सर जो आप बोल रहे हो ना ये एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसके साथ है ना आपका कोई रिलेशनशिप बनना, या आप इसके बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल अभी केमिस्ट्री के इक्वेशंस ले लो या मैथ्स के थ्योरम्स ले लो, ये इनके साथ आप स्टोरी मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हो, राइट। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। आप क्या करोगे, जैसे आप बोल रहे हो एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आई विल जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ मैथमेटिकल थ्योरम। अभी वो थ्योरम के जो क्वेश्चंस होंगे ना, या वो स्टेटमेंट्स जो होंगे ना, यू विल हैव टू यूज कीवर्ड्स फ्रॉम दैट टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद अ बिगर टॉपिक। हाउ विल यू डू दिस, थोड़ा सा मेरे को है ना और स्पेसिफिक अगर आप होगे ना तो मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे पाऊंगी। बट इसका जो कॉन्सेप्ट है ना इंशाल्लाह कौसर, मैं एक्चुअली इसको एड्रेस करूंगी कि इसको कैसे करते हैं, और ये वाले एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं मेमोरी में, वो भी करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट ट्राई टू क्रिएट विजुअल्स आउट ऑफ दोज वर्ड्स और की वर्ड्स। अगर 60 लाइन्स हैं और आपके 59 पॉइंट्स हैं, तो यू विल हैव टू क्रिएट 59 रिलेशनशिप्स
बट बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप इट बिकम्स इजी टू रिमेम्बर देम। आप समझ रहे हो, अगर हर किसी को आप अलग अलग खांचे में डाल रहे हो, अलग अलग कंपार्टमेंट में डाल रहे हो, तो फिर वो चीजें याद रखना मुश्किल हो जाती हैं। बट अगर आप सबको कैटेगराइज करने लग जाते हो, सबको रिलेट करने लग जाते हो ना, तो आपको याद करना ईजी होता है। क्योंकि जब आप अपनी फ्रेंड का नाम लेते हो ना, तो वो फ्रेंड के साथ एसोसिएटेड 1000 बातें आपको याद आती हैं, बिकॉज यू बिल्ट अ रिलेशनशिप विथ हर। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के साथ भी जब आप रिलेशनशिप्स बना देते हो, उनके साथ एसोसिएशंस बना देते हो ना, चीजें याद आने लगती हैं। एंड दिस टेक्स एन एंटायर सेशन इन इटसेल्फ। इंशाल्लाह आप